हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 पर बात करने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें कि कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है और उन लिमिटेड कॉन्सेप्ट पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, आपको पता होगा जेईई नीट पे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता है ताकि हमें ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आप इजी वे में बना लो। ठीक ना, इसमें ज्यादा अगर कुछ ट्विस्ट भी करेगा तो क्या करेगा, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेते हो ना तो ओवरऑल आपको एक आइडिया लग चुका होता है। ठीक ना, तो कुछ भी क्वेश्चन करेगा थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज में करेगा। जैसे कभी आप देखोगे ना तो एक ही टाइप के क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो हमें सारे आइडियाज लग जाएंगे। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल से पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन आपको एम्स में पूछा गया, फिर ट्रिपल 2006 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। ध्यान रहे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स जीरो है ना, टॉर्क लगता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी रहेगा और टॉर्क भी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अ फोर्स एंड अ टॉर्क। बाकी ऑप्शन अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, ये तो हो ही नहीं सकता। अ टॉर्क बट नॉट फोर्स ये होता, लेकिन कब, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नीदर अ फोर्स नॉट अ टॉर्क, बकवास है ना। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो। देखो ना, ये हमारा सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने डायपोल को रखा हुआ है, ये हमारा डायपोल है। तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, ये अगर नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक फोर्स इधर लगेगा। तो नेट फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज आपका क्या हो जाता है, बराबर होता है और नेट हमारा जीरो हो जाता है। ठीक ना, लेकिन इस पर टॉर्क लग रहा होता है, ये कुछ घूम रहा होता है। ठीक ना, तो टॉर्क हमेशा प्रेजेंट रहेगा वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बट फोर्स वेरी कर सकता है, वो जीरो भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा फील्ड कैसा है। अगर फील्ड वेरिएबल तो फोर्स भी वेरिएबल और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपको सीबीएसई पीएमटी वगैरह में पूछा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर पी इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ normal to the lines of force of electric intensity E, then the work done in deflecting it through an angle of 180 degrees। अच्छा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, और इस बीच में एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे कुछ रखा हुआ है। ठीक ना, ऐसा कुछ, ये डायपोल मोमेंट ऐसा है। अब इसको 180 पर घुमाना है, तब कहा जा रहा है वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा। तो देखो, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन। आप कहोगे सर पी साइन थीटा डी थीटा, ये होता है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी को बाहर कर लो और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस थीटा। ठीक ना, लिमिट की बात करें तो कहां से कहां तक, अभी कितना पर है 90 पर, और ले कहां जाना है 180 और घुमाना है, यानी 270 पर ले जाना है। तो हम लोग ले सकते हैं 90 से कितना 270, यानी वर्क डन इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस पीई एंड कॉस कितना 270 माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो, कॉस 270 180 प्लस 90 ये भी जीरो। तो यानी कि वर्क डन आपका कितना हो गया, जीरो। कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस छोटी सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एमयू मेडिकल में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर रख लिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। मतलब ये सभी स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इनमें से जो करेक्ट है उसको चूज करना है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर पी इज डायरेक्टेड फ्रॉम द निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बात सही है कि अगर हम कोई डायपोल बनाते हैं तो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट अ पॉइंट with position vector r depends on mod of r as well as the angle between r and p। अच्छा, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पर, तो वो कितना आता था, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो डेफिनेटली आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन डायपोल के केस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये यही ट्विस्ट होता है, इस वजह से लोग पूछते हैं इसको बार बार। ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे। और थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट 2 भी सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल फॉल्स एज 1 by r स्क्वायर एंड नॉट एज 1 by r। ये भी बात सही है। देखो, जब हम पॉइंट चार्ज लेते हैं ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर अगर हम लोग फील्ड बताएंगे तो ई एट पी इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी की वजह से पोटेंशियल बताएंगे तो के क्यू बाय आर। ये किसके वजह से होता है, 4 पॉइंट चार्ज। लेकिन डायपोल के लिए क्या होता है,
E is inversely proportional to r cube and V is inversely proportional to r square, यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है। और ये दोनों याद रखोगे आप, ये कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन हमें मिला है, ठीक ना, अभी क्वेश्चन मतलब हमने लिया हुआ है, वो आगे हमें मिलेगा, इसको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स बट अ टॉर्क। जो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसी पर तो ये बेस्ड है, तो ये भी बात सही है। यूनिफॉर्म में रखोगे तो नेट फोर्स 0 बट टॉर्क लगेगा कितना, पी क्रॉस ई के बराबर, यानी पी साइन थीटा। तो सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको सीबीएसई पीएमटी 2012 में पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. अच्छा देख लेते हैं, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है और इसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि कुछ एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब ये हमारा डायपोल है, वेक्टर पी अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू बी जीरो वेयर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बात सही है। द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल रेस्पेक्टिवली बी। तो क्या क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड नहीं, द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यू नो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई यानी पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, यानी यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई पी कॉस थीटा। बस देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पीई साइन थीटा एंड माइनस पी कॉस थीटा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, खाली इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखोगे आप। आगे बढ़े, इसमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर। अभी तो मैंने बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैसा, 1/r³ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1/r²। कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो कंफ्यूजन कहाँ है, इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट की वजह से होता था, अभी मैंने डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो, ये सीबीएसई पीएमटी और जीपर वगैरह में भी पूछा गया। तो इसमें कहा जा रहा है अ पॉइंट Q लाइज ऑन द perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment P. If the distance of Q from the dipole is r much larger than the size of the dipole, then electric field at Q is proportional to। देखो ये हमारा डायपोल है, ठीक ना, और एक कोई पॉइंट यहां पर है जो कि ये पॉइंट Q है, ठीक ना, और इसके बीच का जो सेपरेशन ये r है, और ये कहा जा रहा है r इज मच ग्रेटर देन d, d इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस या लेंथ ऑफ द डायपोल, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक ना। तो इस पॉइंट पर जो हमारा फील्ड बनता है, तो E एट y इज इक्वल टू इक्वेटोरियल वाला ना, तो कितना आता है, kp अपॉन r³, कितना होता है, kp अपॉन r³। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। कौन सा, अच्छा, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ऊपर P है, एक सेकंड, ये देखो ऊपर P है और नीचे R है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो गया। कहाँ है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको सीबीएसई पीएमटी 2001 में पूछा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी D इज इक्वल टू कितना आपका 10 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ चार्ज Q इज इक्वल टू कितना 500 माइक्रो कूलम एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू कुछ हम r मान लेते हैं, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द चार्जेस इन एयर इज। इसमें ना आपको एक्चुअल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस यानी लेंथ ऑफ द डायपोल और जो हमने पॉइंट चूज किया है वो बहुत ज्यादा छोटा बड़ा नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, और यहां से हम मान लेते हैं कि ये हमारा 20 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है जिसका नाम हम P रख देते हैं, और ये जो डायपोल है ये कितना है 10 सेंटीमीटर का है। याद रहे कि जब भी हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो मिडिल ऑफ द डायपोल से बात करते हैं, तो ये R हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस पॉइंट पर क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर +1 कूलम रखोगे और यहाँ से आप फील्ड निकालोगे, तो ये सारा कैलकुलेशन वाला काम होता है। ये एक्सियल पॉइंट है, तो E x इज इक्वल टू हमें कितना मिलता है
2kp x अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये डेरिवेशन का काम है, इस सबको याद होता है। तो उसके बाद अब यहां पर आप वैल्यू खाली पुट कर दो, तो 2k इज इक्वल टू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर इंटू 9 इंटू आपका 10 टू द पावर 9, p कितना, तो p इज इक्वल टू मैं यहां पर निकाल लेता हूं, p इज इक्वल टू कितना q इंटू डी, तो q कितना है 500 माइक्रोकूलम, सॉरी 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और d कितना 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, थोड़ा ध्यान रखना है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 2 8 निगेटिव में और 3 पॉजिटिव यानी -5, इतना हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया। इसको डायरेक्ट यहां पर पुट कर दो, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5, सही ना। ओके आगे बढ़ते हैं, इंटू ये x है, तो x की दूरी यानी कि ये r कितना है, मतलब x हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक्सियल पॉइंट में हम लोग x से जनरली उसको लिखते हैं, तो r हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -2 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो यानी 25 का फिर से हमें 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा 25 को हम ये भी लिखते हैं ना 0.25 का होल स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, यानी यहां से ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.05 का होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी यहां से आप सारी चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 0.25 गुना 25 625 यानी 0.0625 और 25 गुना 25 यानी 0.0025 इतना आएगा, फिर इसका आप होल स्क्वायर करोगे, ये सारा चीज कैलकुलेट आप करोगे तो ये करीबन आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी काम आप थोड़ा सा कर लोगे, ठीक है। बस मुद्दे की बात जो है वो ये है, ये वाला पॉइंट आपको इतना याद रखना है। अगर ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में बना सकते हो, सही है। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी आपको सीबीएसई पीएमटी 2004 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज पी. It is placed in a uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the electric field. एक मिनट थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल जो है वो कुछ डायपोल मोमेंट ऐसा कुछ है along the direction of electric field, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तब क्या कहा जा रहा है, the force on it and its potential energy are respectively. अच्छा फोर्स पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म है, फोर्स जीरो है ना, फोर्स जीरो वाला कौन सा ऑप्शन है, कोई बस सिर्फ सी, मतलब क्वेश्चन पूछने भी नहीं आता सीबीएसई पे, कम से कम 2 ऑप्शन देना चाहिए, नहीं ऐसे में तो डायरेक्ट आदमी बना देगा। चलो अब अगला पोटेंशियल एनर्जी का भी देख ही लेते हैं, तो हालांकि अब जरूरत नहीं है, तो यू इज इक्वल टू कितना पी डॉट ई माइनस पी डॉट ई माइनस पी ई कॉस कितना 0 पुट करो, कितना आ गया माइनस पी ई, तो ये निगेटिव में आ रहा है ना, तो मिनिमम है। समझ में आई बात, तो खैर कौन सा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, फिर एम्स में पूछा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जेईई मेन में रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो, तो कहा जा रहा है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे y एक्सिस में पुट किया गया है, तो मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स दिखला देता हूँ। ये y एक्सिस आपका, ये x एक्सिस, तो वो यहां पर रहा होगा और ये लेंथ a होगा आगे, और यहां पर कितना प्लस क्यू पुट किया गया, पुट करते हुए चलेंगे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, मतलब -2q को कहां वो पुट किया है, सेंटर पर -2q। ओके, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस में पुट किया कितना आपका प्लस क्यू, ये वाला a। आगे क्या कहा जा रहा है, रेस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसको भी जोड़ दो ना। तो एक ट्रायंगल टाइप का, मतलब थोड़ा सीधा एक ट्रायंगल टाइप का दिखेगा, तो ये समथिंग कुछ बन गया। अब देखो तो यहाँ 2 चार्ज है 2q और इसके पास 1q, तो इसको डायपोल बनने के लिए एक निगेटिव q चाहिए और ऊपर वाले को भी, इसको भी एक डायपोल बनाने के लिए एक निगेटिव q चाहिए। मैं दिखला देता हूं, तो दोनों क्या करेगा, समझौता कर लेगा, एक डायपोल इधर बन जाएगा, एक डायपोल इधर बन जाएगा, ये भी p और ये भी p, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा
इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड देन दिस रिजल्टेंट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। उसका रिजल्टेंट कितना होता है 2a cos थीटा बाय 2 यानी 2p cos 45 यानी इतना √2p। ठीक है, अब आप चाहो तो √2, अब p इजिकल टू क्या हो जाएगा q इंटू ए, इतना हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन √2 क्यू ए अलोंग y डायरेक्शन, गलत बात। y डायरेक्शन में सिर्फ थोड़ी ना है, वो x y दोनों में बीचों बीच गया हुआ है, 45 पर गया हुआ है। √2 AQ along the line joining the points x is equal to 0 0 0 and x is equal to a z। हाँ ये सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये जो पॉइंट है डायपोल का इनिशियल पॉइंट कितना 0 0 पर है और इस तरह से बाइसेक्ट करते हुए आगे निकल गया, ये पॉइंट सही लग रहा है। आगे भी देख लो, ये सही लग रहा है, आगे देख लो QA, ये तो गलत बात है क्योंकि उतना रिजल्टेंट है ही नहीं। √2 QA along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? इस तरह से जेईमेन में अभी जो क्वेश्चन पूछा उसमें खुद फिगर दिया हुआ और रिजल्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे उस पर भी। अगला क्वेश्चन है नीट 2016 में पूछा गया है और इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा कितना 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क कितना 4 न्यूटन मीटर। आगे द चार्ज ऑन द डायपोल, अच्छा क्यू पूछ रहा है इफ द डायपोल लेंथ इज एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा तो क्यू पूछा है आपसे, है ना, क्यू पूछा है, तो क्यू कहां से मिलेगा? तो P इज इक्वल टू आप कह सकते हो Q इंटू डी, नहीं तो Q इज इक्वल टू कितना लिखोगे P बाय डी। अब सवाल उठता है कि सर ये P नहीं पता है, ये P कैसे निकाला? तो टॉर्क वगैरह दिया है ना, वो किस कब काम आएगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे PE साइन थीटा, राइट। तो टॉर्क P मिल गया, तो यानी कि हम लोग यहां से चाहे तो P इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना टॉ बाय E साइन थीटा। तो P इज इक्वल टू टॉ कितना 4 डिवाइडेड बाय E कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 5 साइन 30 कितना 1/2 भाई 2 से 2 कट जाएगा और ये 5 को ऊपर भेज दो तो P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया। समझ में आई बात? अब इसको यहां पर पुट कर दो तो नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं कि सर Q इज इक्वल टू P हमें मिल गया कितना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5 और D कितना है भाई, D लेंथ ऑफ द डायपोल कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 से 4 कटता है क्या 2 बार में, इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा -3, इतना कूलम नहीं 2 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम। अच्छा 10 टू -3 को क्या बोलते हैं मिली, तो 2 मिली कूलम। कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो मैंने अभी कहा ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें बनाना है, उससे हमें आइडियाज मिलेंगे। देख लो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरह से पूछेगा, आगे भी यही पूछेगा और क्या करेगा। चलो और देखते हैं, ये आपको जेईई मेन 2017 में पूछा गया है, ठीक ना। इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट वेक्टर P which makes an angle theta with respect to the x axis, okay, when subjected to an electric field vector E is equal to कितना E naught I, it experiences a torque tau 1 is equal to tau k cap when subjected to another electric field इतना it। अच्छा तो पहले वाले केस में क्या है ना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से कुछ एंगल बनाया हुआ है, ध्यान रहे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं E1 ले रहा हूं और E1 इज इक्वल टू हमारा कितना है EI, ये दिया हुआ है। और ये जब टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो tau1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते टॉ के, यहाँ टी दिया है तो मैं हमेशा टॉर्क को टॉ से लिखता हूं तो मैं tau1 मान लेता हूं, कोई बुराई नहीं है। तो वेक्टर tau1 इज इक्वल टू कितना tau k कैप, और डायपोल हमारा कैसा है ऐसा, इसने कितना एंगल बनाया हुआ थीटा, किससे एक्स एक्सिस से, ये वाला एक्स एक्सिस ना, नहीं ये वाला एक्स एक्सिस, ओके। आगे बढ़ते हैं, when subjected to another electric field E2 √3 E1 J cap यानी ऊपर डायरेक्शन में, it experiences a torque इतना, यानी tau2 is equal to -tau1, the angle theta is, ओके। एक अलग फिगर बनाते हैं, एक काम करते हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में बना देता हूं। ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसा कुछ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो ना ये वाला। तो E2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर E2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स E1 J कैप, ऐसा कुछ हो गया।
अब इसके वजह से जो टॉर्क आता है तो हम τ2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस τ1, वेक्टर τ2 इज इक्वल टू माइनस τ1, टेकिंग आउट बोथ साइड तो हम लिख सकते हैं क्या, T1 इज इक्वल टू T2, है ना। T1 इज इक्वल टू T2 का मतलब क्या हुआ, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2 मैग्नीट्यूड वाइज, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है P sin थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं P1 E1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू आपका हो गया सर P2 E2 आपका sin थीटा 2। अच्छा P1 P2 तो डायपोल तो एक ही है ना, तो वो तो नहीं बदलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदला है, बाकी सब कुछ बदलेगा, लेकिन P1 P2 दोनों सेम ही रहेगा। यानी कि सर हम लोग लिख सकते हैं E1 sin थीटा 1, तो E1 कितना है, अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो E, तो E sin थीटा 1 कितना है थीटा, ये एक्स एक्सिस से पहले कितना बना है थीटा, बराबर E2 कितना है, तो √3 टाइम्स E1, √3 टाइम्स E1 यानी √3 E। अब साइन थीटा और 2 कितना, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा, हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो देखो कुछ कटेगा, एक सेकेंड, क्या क्या कट रहा है, E से E कट जाएगा, और इधर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक बार लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स साइन 90 माइनस थीटा कितना कॉस थीटा, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपको कितना मिल गया बाबू, tan थीटा इज इक्वल टू √3 यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, जो कि जेईई मेन 2017 में पूछा था, कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है, जेईई मेन में फिर से रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, नीट में पूछा ही जा सकता है, एकदम बहुत ज्यादा श्योर मान करके चलो, ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पॉइंट इज E। ओके, तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड बन रहा है ये हमारा कोई डायपोल है, और इसके वजह से एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड बन रहा है EX इज इक्वल टू कितना E। ओके, इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विल बी, अच्छा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इक्वेटोरियल EY इज इक्वल टू कितना बनता है E/2, नहीं, एक्सिस पर ज्यादा फील्ड बनता है और इक्वेटोरियल पर क्या होता है, फील्ड जस्ट हाफ हो जाता है। तो बेसिक थ्योरी से ये क्वेश्चन है E/2। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 13, आपको ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, 2019 में क्या कहा जा रहा है, अ पॉइंट डायपोल वेक्टर P इज इक्वल टू माइनस P0 x कैप इज केप्ट एट द ओरिजिन। अच्छा, द potential and electric field due to this dipole on the y axis is at a distance dr respectively। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पूछ रहा है ड्यू टू अ डायपोल, तो ये हमारा डायपोल है, सपोज करो ये -q और ये +q, ये हमारा सेंटर है, और यहां से कोई पॉइंट है हमारा, है ना। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस d, तो y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं d, और ये हमारा कोई पॉइंट है, तो इसका नाम कुछ p रख देते हैं, है ना। अगर p पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो v एट p इज इक्वल टू आपका 0 नहीं हो जाएगा, क्या बात करते हैं सर, कैसे, देखो ना, यहां से और यहां से ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों सेम, तो क्या हो गया नेट 0, तो पोटेंशियल 0, तो पहली बात तो ये गया काम से और ये गया काम से, अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा, है ना। अब फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट y, तो देखो, तो एक छोटी सी बात मैं याद दिलाता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर, इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, याद आया, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर होता है, ठीक ना, तो डेफिनेटली निगेटिव वाला होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो ये भी मार दो ना डायरेक्ट, लेकिन सर थोड़ा बता दो कैसे निकलते हैं, तो क्या लिखोगे आप, KP/R3, नहीं KP/R3, और K क्या है भाई, तो 1/4πε0 आपका P डायपोल मोमेंट इनटू R³ यानी D³। सर माइनस तो साइन तो आया ही नहीं, वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सर यहाँ तो वेक्टर नहीं है, देखो ना, बोल्ड करके लिखा गया है,
अब बोल्ड करके वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एनसीईआरटी में ऐसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निगेटिव साइन ले सकते हो। वेक्टर पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यूब, कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी अगेन 2019 में पूछा है जेईईएन में, an electric field of 100 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle 45 degree। देखो जो जो दिया है ना, गिवन है, उसको लिख लेना चाहिए। 100 वोल्ट पर मीटर, थीटा कितना, 45 डिग्री। आगे द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, यानी P इज इक्वल टू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी U इज व्हाट। तो सर सबसे पहले आप बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यानी माइनस पी ई क्या, कॉस थीटा। तो माइनस, सारे वैल्यूज को रखो ना, अब ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, चलो रख ही देता हूं मैं। P कितना, 10 टू द पावर -29, ई कितना 1000, कॉस कितना थीटा 45, 1/√2। तो भाई कितना हो गया, 1/√2 इंटू 10 टू द पावर 29 है निगेटिव में, और 1 2 3 0, तो माइनस कितना हो जाएगा 26। है क्या कोई ऑप्शन? अच्छा, तो 1/√2 करो तो 1, और √2 का वैल्यू कितना 1.4, तो मैं इसको 10/14 बोल सकता हूं ना। अरे यार 1/√2 का मतलब कितना 1.4, मैं इसको 10/14 बोलूं तो कोई आपत्ति नहीं ना। चलो यहाँ पॉइंट नहीं है, तो 14 यानी 0 लो, पॉइंट लो, एक 0 लगाओ, तो 94 98 2 आएगा, बाकी इस तरह से 7 के आसपास आ रहा है, यानी कि हम 0.7 इंटू 10 टू द पावर -26, पॉइंट हटा दो तो 7 इंटू 10 टू द पावर कितना -29, -29, कौन सा ऑप्शन, 7 इंटू 10 टू, एक मिनट, ये 26 था, ये 26 है, और ये एक और बढ़ेगा 27 हो जाएगा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, तो इसलिए मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था इतनी अच्छी राइटिंग के वजह से, समझ ही रहे हो आप। कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाँ डी। अच्छा ऐसे भी आप तुक्का मार दो ना, 7 वाला कोई और है नहीं 7 आ चुका था ना, तो बगैर आंख कान बंद करके आप 7 टिक कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जा सकता था। बहरहाल अगला क्वेश्चन जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 15 पर आपको जेईईएन 2019 में पूछा गया है, कहा जा रहा है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ओके, तो देखो, तो एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ 2 चार्ज है, यहाँ पर है एक चार्ज दोनों ले लेगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में आप लोगों को दिख रहा है, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये भी पी, मैं अलग कलर लेता हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो एक डायपोल किधर, इस डायरेक्शन में, दूसरा डायपोल किधर, इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट किधर, एकदम बाइसेक्ट करते हुए निकल जाएगा, है ना। तो पी नेट इज इक्वल टू, आप क्या कहोगे कि सर 2p cos θ/2 यानी cos 30, यानी cos 30 कितना √3/2 ना, 2 कट जाएगा, यानी p√3, है ना, p√3, और p का वैल्यू q इंटू डी, और कितना d कितना है, l दिया हुआ है l, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू q इंटू l √3, यानी ये क्या है, तो मैं लिख सकता हूं पी नेट इज इक्वल टू क्यू एल √3, या √3 टाइम्स क्यू एल। अच्छा सर यहाँ तो वेक्टर में लिखा है, तो वेक्टर लिख दो, वेक्टर पी नेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू एल √3 टाइम्स क्या -j, ये नीचे है ना, नीचे कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस, तो -j कैप, कौन सा, 2 ही j में दिख रहा है, ये वाला, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख ले, तो एक बार क्वेश्चन बना ले तो ये सब, तो एक ओवरऑल हमें आइडिया लग जाता है, और जब आइडिया लग गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, अभी आपने देखा ना कि एएफएमटी में इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछ चुका है ना। जब हम लोग क्लास में कराते हैं तो इस टाइप का बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, तो आपको आइडिया ओवरऑल मिल चुका होता है, ठीक ना। क्वेश्चन से जान पहचान हमें पहले से हो रखी होती है, लेकिन वो तभी होता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। तो इसलिए ये सारा चीज मिल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस किया करो, इसको बार बार बनाओ, ठीक ना, मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे ना, कल उतना ही बेटर होगा। एक बात याद रखना है, मुस्तकबिल उन लोगों का होता है जो आज मेहनत करता है, ठीक ना। तकदीर यूं ही नहीं बदलती है,
है ना, तकदीर को बदलनी पड़ती है, याद रखना है, तकदीर बदलती नहीं है, तकदीर को बदलनी पड़ती है, और आप आज वही कर रहे हो। अगर आप आज मेहनत करोगे, कल आपका ब्राइट फ्यूचर है, और आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली लिख करके दिया जा सकता है, कल आप अंधकार में रहोगे। किसी भी एंगल से नहीं कह सकते कि आपका ब्राइट फ्यूचर होगा, वो कि ब्राइट फ्यूचर डिपेंड करता है मेहनत पर, ठीक ना। तो अभी आप मेहनत करिए, अभी आपका पढ़ने का उम्र है, ठीक ना, अभी पढ़िए, फिर क्रिएटिव इंसान तो हो ही आप, ठीक ना, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे आप, लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़िए, अपने आप को अभी अपने ऊपर लगाने का टाइम है। मैं हमेशा कहा करता हूं ना कि ये जिंदगी हमें कुछ देती वेती नहीं है, गलत फहमी मत रहिए। जिंदगी क्या करती है, वापस करती है। अभी जिंदगी को देने का टाइम है, अभी आप जो मेहनत कर रहे हो ना, ये जिंदगी के लिए आप लगा रहे हो, जब वापस लेने का टाइम है ना, आप बैठे रहोगे आराम से और आपको सब कुछ मिल रहा होगा, ठीक ना, लेकिन वो तब जब आप आज मेहनत करोगे। इसलिए अभी मेहनत करिए, कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़िए और पढ़ाई को एंजॉय करिए, दिल से पढ़िए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूं, कितना मेहनत करके मैं ये सारा चीज बना रहा हूं, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन चीजों को 2 4 5 बार देखो, प्रैक्टिस करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, उन सारी चीजों को बनाओ, मल्टीपल टाइम्स लगाओ, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछो, ठीक ना। मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन क्योंकि बहुत फास्ट काम करना होता है, ठीक है, तो उतना बहुत डिटेल जाना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत डेप्थ में जाकर के सारी चीजों को एक एक करके क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इन चीजों को पढ़ो और बार बार मेहनत मतलब पढ़ो, इन चीजों को खूब मेहनत करो दिल से, है ना। ऐसा नहीं कि कोई बाउंडेशन हो, बंदिश वाली बात नहीं होनी चाहिए, बंधुआ मजदूर वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि चलो यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, नहीं, इंजॉय करो चीजों को, ठीक ना। चलिए ठीक है, पढ़िए लिखिए, ठीक ना, कल आपका जो ब्राइट फ्यूचर है वो आपका इंतजार कर रहा है, उस लायक बनिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।